नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट डिटेल्स पर। आज की इस वीडियो में मैं एक पुस्तक 6th क्लास की पुस्तक है मल्हार 1, जो कि हम इस पुस्तक में से चैप्टर नंबर 11 करेंगे। चैप्टर की वीरता से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी है चेतक की वीरता। इनकी रचनाकार है श्याम नारायण पांडे। विदेश की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। चेतक की वीरता कविता इसी का अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। चेतक की वीरता कविता महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता और स्वामी भक्ति का वर्णन करती है। यह कविता चेतक के साहस, गति और युद्ध कौशल को दर्शाती है, जो अपने स्वामी महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए हर बाधा को पार करता है। चेतक एक निडर और साहसी घोड़ा है, जो युद्ध के मैदान में अपनी जान की परवाह किए बिना महाराणा प्रताप को रक्षा करता है। चेतक की गति हवा से भी तेज है। यह युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ता है और दुश्मनों को चकमा देता है। चेतक अपने मालिक के प्रति वफादार और हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। कविता में हल्दी घाटी का वर्णन है, जहाँ चेतक ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। यह कविता चेतक के अद्वितीय गुणों और महाराणा प्रताप के प्रति उसकी अटूट भक्ति को दर्शाती है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था तथा उसके शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह आसमान का घोड़ा हो। जब वह दौड़ता था तब वह तेज गति से बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि वह शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकस युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े की पैरों के टापों से उनका शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान रह गया। चलिए थ्योरी खत्म हुआ, अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार अटूट पड़ता था? ऑप्शन है, चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। बी है, चेतक सेना पर टूट नहीं पड़ता था। और सी है, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। और डी है, चेतक दौड़ नहीं सकता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। जो चेतक बादल की तरह शत्रु के सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रपात बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्भीक गया वह ढालों में सरपटा दौरा करवालों में, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, वह सेनाओं के बीच नहीं गया था। बी है, वह निडर होकर युद्ध में भालों और तलवारों एवं सेनाओं के बीच से निकल जाता था। सी है, वह नहरों व नालों को नहीं पार कर पाया था। और डी है, वह भालों और तलवारों के बीच फंस गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। वह निडर होकर युद्ध में भालों और तलवारों एवं सेनाओं के बीच से निकल जाता है। वह निडर होकर युद्ध के समय भयानक भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच में जाकर उन पर प्रहार करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ बहुत तेज गति से बाधाओं में फंसने के बाद भी वह निकल जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भाला गिर गया गिरा निसंग है टापों से
थन गया अंग, है कहते हैं घोड़ा को। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है, उनके भाले और तरकस जमीन पर नहीं पड़े थे, और बी है, घोड़े के टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग छत विछत हो जाते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग छत विछत हो जाते थे। उसके बाद ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है, चेतक में फुर्तीलापन नहीं था, और डी है, चेतक की टापों से दुश्मन का कुछ नहीं होता था। इसका सही जवाब डी था। डिस्कशन देखिए, घोड़े की टापों में दुश्मन पूरी तरीके से घायल हो गए, उनके भालों और तरकस सभी जमीन पर पड़े थे, और चेतक की बुद्धिमानी, वीरता और फुर्तीलेपन का शत्रु सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि उनके भाले, तलवार तथा तरकस आदि धरे जाते थे। घोड़े की टापों के प्रहार से दुश्मन के अंग छत विछत हो जाते थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला, कविता को प्रभावशाली बनाने में क्या प्रयोग में काम आते हैं? ऑप्शन है, चेतक को दौड़ने का कौशल नहीं है, बी है, चेतक तेजी से मुड़ नहीं पाता है, और सी है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसा दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही है। डी है, चेतक बहुत तेज नहीं दौड़ पाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसा दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही है। इसका डिस्कशन देखिए, हवा से लगाया हिल्ली और घोड़ा भाग चला, कविता को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग निम्नलिखित काम आते हैं। रानी की पुतली फिरी नहीं तब जब चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चलो में उड़ गया भयानक भालों में, है यही रहा अब यही यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, बढ़ते नशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप कौन थे और इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है, सन 1900 पर सन 1560 ईस्वी, बी है सन 1540 ईस्वी, और सी है सन 1555 ईस्वी, डी है सन 1597 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1540 ईस्वी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को उदय सिंह द्वितीय और जयंताबाई के घर हुआ था। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह थे। सन 1572 में ही मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें मुगल साम्राज्य का जागीरदार बनाने के लिए उनको मनाने मनाने के प्रयास किया, और उस क्षेत्र के अन्य राजपूत राजाओं ने मुगलों की जागीरदारी स्वीकार कर ली, किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने व्यक्तिगत रूप से समर्पण करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए युद्ध तो होना ही था। पहले हल्दी घाटी के सकेर पहाड़ी दर्रे में हुए युद्ध में हारकर महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। फिर भी मुगल की यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वे प्रताप या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ नहीं पाए थे। राजपूत वीरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उनकी गुरीला युद्ध पद्धति में अनुकरण स्वयं छत्रपति शिवाजी ने किया। उनका निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी की अवस्था में हुआ। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कविताओं की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो एक साइड पंक्ति दिया है और एक साइड भावार्थ है। पहला देखिए, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा को पाला था। इसका भावार्थ, इसका मतलब कि
भाव का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ इसका होगा पहला का ह। हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा। दूसरा है विकराल ब्रज में बादल सा अरि की सेना पर भर गया। इसका है ख। प शत्रु की सेना पर भयानक ब्रज में बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। उसके बाद तीसरा है तो तनिक हवा से बाज हिली लेकर सवार उड़ जाता था। इसका अर्थ होगा ग। चेचक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले ख उसके बाद क तब ग। यहाँ पे देखिए राणा प्रताप के घोड़े से पल पर गया हवा को पाला था। तो हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसा दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। दूसरा का है विकराल में बादल सा अरि की सेना पर घर गया। इसका शत्रु की सेना पर भयानक वर्षमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता। तीसरा है तो तनिक हवा से बागा हिली लेकर सार उड़ जाता था। इसका है चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। उसके बाद है रेना की पुतली राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसका है वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। उसके बाद है वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर आसमान में दौड़ा था। तो इसका है शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरी छोर पर ऐसे दौड़ता जैसा आसमान में दौड़ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सन 1909 ईस्वी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सन 1920 ईस्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सन 1907 ईस्वी मऊ उत्तर प्रदेश और सन 1905 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सन 1907 ईस्वी मऊ उत्तर प्रदेश में श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के डुमराव गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और फिर संस्कृत का अध्ययन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता मद्रास प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही श्यामजी नारायण पांडे जी ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। फिर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उन्होंने काशी विद्यापीठ से हिंदी में साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। वे वीर रस के कवि हैं। उनकी कविताओं में वीरता और देशभक्ति का भाव अधिक था। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी 1939 ईस्वी में हुआ था। जो चेतक की वीरता कविता व हल्दी घाटी का ही एक अंश है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं हल्दी घाटी जो महाकाव्य है, जौहर, रूपांतर, रण, आरती, जय हनुमान, परशुराम, जय पराजय, पोरावध आदि। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं और उपन्यासों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका सन 1991 ईस्वी में डुमराव में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है लेकर सवार उठ जाता था इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है ए चेतक, बी कवि, सी महाराणा प्रताप और डी शत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
महाराणा प्रताप। लेकर सवार उड़ जाता था, इस पंक्ति में सवार शब्द महाराणा प्रताप के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है ए घोड़ा, बी नाव, सी पक्षी, डी बादल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। यहाँ पर छह नहीं, यहाँ पर होना चाहिए है। है किसका पर्यायवाची है? तो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द देखिए घोड़ा, अश्व, है, घोटक, सुरंग, वाजी, सैंधव इत्यादि, ये सब क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, उत्तर छायावाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर छायावाद युग के कवि है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट थ्योरी करते हैं यात्रा वृतांत। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, तो किसने लिखा है? इनके रचनाकार है, लेखक है रामधारी दिनकर जी। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान यात्रा वृतांत के लेखक रामधारी दिनकर है। दिनकर की रचनाओं की विशेषताओं है और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। उन्होंने बच्चों के लिए भी पुस्तक लिखी है, जैसे मिर्च का मजा, पडकू की सूझ और सूरज की जया आदि। इस यात्रा वृतांत में लेखक मॉरिशस की यात्रा के दौरान अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। यह कहानी मॉरिशस के भारतीय समुदाय, उनकी संस्कृति और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को उजागर करती है। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। लेखक ने मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती और देशांतर रेखा 60 के पास, किंतु पश्चिम से दक्षिण की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील तथा चौड़ाई 30 मील है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा नहीं है। मॉरिशस में 67% लोग भारतीय, जिसमें 53% लोग हिंदू है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा मुंबई, इसी को बम्बई कहते हैं, जिनके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस में बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मा स्थान भी है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेयोल बोलती है। क्रेयोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी भाषा से है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी राजभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रमुख ग्रामों में हिंदू रामचरित का पाठ ढोलक और छाछ का उनका गायन करते हैं। शिवरात्रि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्व है। मॉरिशस में शिवरात्रि पर हिंदू श्वेत वस्त्र पहनकर, कंधों पर कावड़ लेकर, परी तालाब से जल लेकर अपने गांवों के शिवालय में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घर में प्रवेश करते हैं। मॉरिशस के एक झील का नाम परी तालाब है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है तो पिकनिक स्थान भी है। यहाँ के भारतीय अत्याचार सहकर भी अपने धर्म पर डटे रहे और इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, जिस पर सभी भारतीयों का गर्व होना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भारतीय के महत्व और उनकी उसकी वैश्विक पहचान को उजागर किया है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हिरन समूह में क्यों खड़े थे? ऑप्शन है हिरन को सिंह से कोई खतरा नहीं था, बी है हिरन को भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, और सी है हिरन अलग अलग भाग रहे थे, और डी है हिरन जिराफ की रक्षा कर रहे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
हिरन को भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। हिरन समझ गए कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी की तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है कैसे? ऑप्शन है, मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। बी है, भारत की बहुत सी विशेषताओं वहाँ दिखाई देती है। और सी है, मॉरिशस में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारत वर्ष है जो निम्नलिखित है। भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां पर दिखाई देती है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस में 67% लोग भारतीय तथा 53% लोग हिंदू है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीदास कृत रामायण यानी कि रामचरित का पाठ करते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? ऑप्शन है, ए नेशनल पार्क पशु पक्षियों के लिए नहीं होता है। बी है, चिड़ियाघर प्राकृतिक स्थान उपलब्ध होता है। और सी है, नेशनल पार्क में स्वतंत्र रूप से जानवर विचरण करते हैं जबकि चिड़ियाघर में जानवर सीमित क्षेत्र में रहते हैं। और डी है, नेशनल पार्क का दायरा सीमित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पार्क में स्वतंत्र रूप से जानवर विचरण करते हैं जबकि चिड़ियाघर में जानवर सीमित क्षेत्र में रहता है। नेशनल पार्क वह स्थान होता है जहाँ पशु पक्षियों को रहने और विचरने के लिए प्राकृतिक स्थान उपलब्ध होता है जबकि चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने के लिए कृत्रिम आवास बनाए गए होते हैं। नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है जिसमें घास बहुत अधिक तथा पेड़ बहुत कम होते हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरन का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर, हिरन, अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं जो कि एक सीमित दायरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं क्यों? ऑप्शन है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग नहीं है। बी है, मॉरिशस में ऊख की खेती और उनके व्यवसाय की जो सफलता मिली है। और सी है, मॉरिशस में चीनी उद्योग नहीं है। डी है, भारतीय मॉरिशस में खेती नहीं करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में ऊख की खेती और उनके व्यवसायों की जो सफलता मिली है। जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है और कृषि, व्यापार, उद्योग आदि से ही अर्जित किया जा सकता है। ईख या गन्ने की खेती और चीनी के उद्योग को मॉरिशस का प्रमुख उद्योग बनाने में भारतीयों की अहम भूमिका बताई गई है। अतः मॉरिशस को खेती और उनके व्यवसायों को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है, मॉरिशस द्वीप नहीं है।
बी है मॉरिशस द्वीप का भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 डिग्री पूर्व है। और सी है मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित नहीं है। और डी है मॉरिशस का देशांतर 72 डिग्री पूर्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मॉरिशस द्वीप का भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 डिग्री पूर्व है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर पहले 5 नंबर का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए मॉरिशस द्वीप का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री दक्षिण और 20 डिग्री दक्षिण है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इसका देशांतर 58 डिग्री पूर्व है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 और उससे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं, इसका सही मिलान करना है। चलिए इसमें तो संभव नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर बताते हुए चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क उसके बाद ग तब ख करेंगे। देखिए नैरोबी, नैरोबी किसको कहते हैं? यह अफ्रीका द्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है नैरोबी। अफ्रीका क्या है? यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और क्रियोल, यह दो भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। तो आज है रक्तचाप। रक्तचाप किसे कहते हैं? यह रक्त वाहिनियों अर्थात रसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। बीओएसी, यह ब्रिटिश ओवरसीज ओवर एवरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। तो बाद है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? तो यह पृथ्वी के चारों ओर एक कल्पना वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो एक ग्लोब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। उसके बाद है तुलसीदास। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। उसके बाद है कांवर। यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवर या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई दो टुकड़ों या छिपों में यात्री गंगाजल अन्य वस्तुओं भरकर ले जाते हैं, तो कांवर कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए सन 1928 ईस्वी पटना बिहार में, बी है सन 1927 ईस्वी दरभंगा बिहार में, और सी है सन 1908 ईस्वी बेगूसराय बिहार में, और डी है सन 1912 ईस्वी वैशाली बिहार में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1908 ईस्वी बेगूसराय बिहार में रामाधारी सिंह जी का जन्म हुआ था। रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं।
राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता को उनके काव्य की मूल भूमि मानते हुए उन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा दी गई है। काव्य की रीति देखिए कौन कौन सी है। रणभंग 1929, रेणुका 1933, हुंकार 1938 उनकी काव्य रीतियां है। कुरुक्षेत्र 1946, यशोधरा 1946, कामधेनु 1947, मिर्च कमाजा 1951, रश्मि रथी 1952, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 आदि। इसमें से इम्पोर्टेंट है, 3-4 इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र ज्यादा पूछता है और रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब ज्यादा एग्जाम में आता है। उसके बाद गद्य देखिए, इनका गद्य है अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में, और काव्य की भूमिका है 1958, हे राम 1968। निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर 1946, रेती की फूल 1954, विवाह की मुसीबतों 1974 आदि। उन्होंने बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मजा, पडबू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। इनका 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास तमिलनाडु में निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, मिर्च का मजा, पडबू की सूझ और सूरज का विवाह किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, रामाधारी सिद्दिनकर, सी.आर. रामचरण गुप्त, शंकर सेनन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिद्दिनकर। नेक्स्ट चैप्टर है पेड़ की बात। इनके रचनाकार है जगदीश चंद्र बसु। पेड़ की बात पाठ के लेखक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु है। पेड़ की बात पाठ का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। पेड़ की बात एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है, जो पेड़ों के जीवन और उसके विकास की प्रक्रिया को समझाती है। यह कहानी बीज से पेड़ बनने की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है, और यह भी बताती है कि कैसे पेड़ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अंकुरित बीज का वह भाग जो धरती के अंदर जाता है, उसे जड़ तथा भूमि के ऊपर का भाग तना कहलाता है। धीरे धीरे पेड़ पर पत्तियां आती है, जो कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से पेड़ के लिए भोजन बनाती है। पेड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जड़ों के माध्यम से मिट्टी की उपस्थित द्रव्य तने तथा पौधों के शेष भागों से पहुंचते हैं। पेड़ों से ही हमें प्राण वायु मिलती है, जो कि हर मानव के लिए आवश्यक है। भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और इसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सभी पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है। पेड़ों की लकड़ी को जलाने से जो गर्मी व प्रकाश उत्पन्न होता है, वो सूर्य की ही गर्मी व प्रकाश है। जिस प्रकार मानव जीवन का चक्र चलाने के लिए संतानोत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बीज की पेड़ों की संतान है। हमारी दूषित वायु पारस पत्थर के समान कार्य करके पेड़ों द्वारा ऑक्सीजन में बदल जाती है, फिर हमें फल फूल प्राप्त होते हैं। वृक्षों के फलों में शहद का संचय होता है, जिसका पान करने के लिए तितली या मधुमक्खियां पेड़ों से मित्रता कर लेती है। मधुमक्खियां तो पराग के कणों के स्थानांतरण से प्रजनन करने में सहायक बनती है। धीरे धीरे पेड़ों की शक्ति क्षीण हो जाती है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हवा के साथ साथ पेड़ धरती की शरण में चले जाते हैं और अपनी संतान बीज के लिए बलिदान दे देते हैं। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन का प्रत्येक क्षमता महत्वपूर्ण होता है और प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीज अपना महत्व है। पेड़ पौधों का जीवन यात्रा हमें धैर्य, संघर्ष और निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा देती है।
वे हमारे जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हमें पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, जैसे पौधों को भी एवं मालूम हो गया हो, पौधे में कौन सा भेद पता लग गया है। ऑप्शन है, पेड़ को कुछ मालूम ही नहीं हुआ था। बी है, उसे उल्टा लटकाया गया है। और सी है, जैसे कि डालियाँ टेढ़ी नहीं हुआ था। और डी है, उसे उल्टा लटकाया नहीं गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसे उल्टा लटकाया गया है। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले का औंधा, यहाँ पर पौधा होगा, पौधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ रही। 2 दिन बाद क्या देखता हूँ, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई और पौधों को भेद मालूम चल गया कि उसे उल्टा लटकाया गया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। ऑप्शन है, पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान नहीं है। बी है, सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं है। सी है, पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। और डी है, पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूर्य का प्रकाश व्यापक नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान हैं। इसका डिस्कशन देखिए। सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूर्य का प्रकाश व्यापक है। स्पष्ट है कि ईंधन को जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है वो सूर्य द्वारा प्रदत्त प्रकाश ही है। पौधों के हर रोए में प्रकाश विद्यमान है। ईंधन यानी कि पेड़ की लकड़ी जलाने पर जो प्रकाश व गर्मी निकलती है वो वास्तव में सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा है। इसीलिए पौधों के हर कण में सूर्य की किरणें विद्यमान है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बदल सहित फूल देखने आती है। ऑप्शन है, मधुमक्खियों व तितलियों फूलों की शोभा बढ़ाती है। बी है, मधुमक्खी व तितली की फूलों तथा पौधों से मित्रता नहीं है। सी है, मधुमक्खियों फूलों से पराग कण नहीं ले जाती है। और डी है, तितलियां मधु पान के लिए फूलों पर नहीं मंडराती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियां व तितलियां फूलों की शोभा बढ़ाती है। देखिए इसका डिस्कशन। मधुमक्खी व तितलियों की फूलों तथा पौधों से मित्रता से कौन अनभिज्ञ है। यानी मधुमक्खियां फूलों से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती है। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता तो करती है, साथ साथ शहद भी चखती है। रंग बिरंगी तितलियां भी मधुपान के लिए फूलों पर मंडराती दिखाई देती है। संख्या में अनगिनत मधुमक्खियां व तितलियों फूलों की शोभा बढ़ाती है। फूल से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्ती पर सूर्य का प्रकाश किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है। ऑप्शन है, पत्ते सूर्य का प्रकाश नहीं लेते हैं। बी है, सूर्य का प्रकाश पत्ते पर नहीं पड़ता है। सी है, पत्ते सूर्य के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। डी है, अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। देखिए इसका डिस्कशन। पेड़ की पत्ती पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं
और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उनका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधों के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश के वे बच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष बीजों का पोषण किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन है, फूलों में बीज नहीं फलता है। बी है, वृक्ष अपने शरीर का रस पिघलाकर बीजों का पोषण करता है। और सी है, वृक्ष अपने शरीर का रस बीजों को नहीं पिलाते हैं। और डी है, वृक्ष बीजों का पोषण नहीं करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष अपने शरीर का रस पिघलाकर बीजों का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, बीज के अंकुरित होने से किस किस का सहयोग मिलता है? ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश का, जड़ द्वारा माटी से पान का, ये मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। डिस्कशन देखिए, बीज के अंकुरित होने में सहयोग मिलता है मिट्टी में उपस्थित जल तथा द्रव्य पदार्थों का, सूर्य के प्रकाश, मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु कार्बन डाइऑक्साइड का, और जड़ द्वारा माटी से रसपान का। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी? ऑप्शन है, वातावरण में नहीं जुड़ना। बी है, पौधों के प्रति लेखक का रुचि जागृत नहीं होना। सी है, ताजी हवा उपवन देखकर लेखक प्रसन्न नहीं होना। और डी है, वातावरण से जुड़ना, पेड़ों की हरियाली ताजी हवा उपवन देखकर प्रसन्न होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वातावरण से जुड़ना, पेड़ों की हरियाली ताजी हवा उपवन देखकर प्रसन्न होना। तो डिस्कशन देखिए, पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। पेड़ों की हरियाली ताजी हवा उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना। धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि ये पेड़ कितने होंगे। प्रकृति का सौंदर्य अद्वितीय है जो हमें हमेशा प्रेरित करता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, सन 1865 ईस्वी गुजरात में, सन 1858 ईस्वी पूर्वी बंगाल, सन 1898 ईस्वी असम में, सन 1848 ईस्वी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1858 ईस्वी पूर्वी बंगाल में। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी में पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। उनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्राइस्ट महाविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय में की। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचारित स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक की खोज की थी। पेड़ की बात का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने दिया। इनका मृत्यु 23 नवंबर 1937 ईस्वी को गिरिड, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। चलिए समाप्त होता है, इनका तो मृत्यु हो गया। देखिए, गिरिड, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।